नमस्कार। भारत के सभी सम्मानीय न्यायाधीशगण, सभी सम्मानीय अभिभाषकगण, सम्मानीय लॉ स्टूडेंट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल जज की परीक्षा दे रहे हमारे सभी सम्मानीय परीक्षार्थीगण और भारत के सभी सम्मानीय आम जन जो जमानत के कानून के बारे में रुचि रखते हैं, उन सब का मैं प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विगत दिवस मैंने बेल नॉट जेल के नाम से एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैं अब तक 4 वीडियो आपके सामने रख चुका हूं, जो स्लाइड पर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में, दूसरे वीडियो में मैंने 4 प्रकार की अन्य जमानतों के बारे में, और तीसरे में बेल के बेसिक प्रावधान 437 और 439 सीआरपीसी के बारे में, और चौथे वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मैंने चर्चा की थी। और आज की चर्चा का विषय है बेल अंडर स्पेशल एक्ट। यदि कोई विशेष अधिनियम है तो उसमें जमानत की क्या व्यवस्था होगी। तो देखिए, आपके सामने स्लाइड पर फ्लैश हो रहा है कि यदि उस विशेष अधिनियम में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है बेल के बारे में, तो वो प्रिवेल करेगा, वो लागू होगा। और यदि उस अधिनियम में बेल के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है, वो मौन है, तो दंड प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेकंड शेड्यूल लागू होगा। ये इसकी स्थिति है। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, आपके सामने देखिए स्लाइड पर। यदि अपराध 3 वर्ष से कम किस के जो है कारावास से दंडनीय है, तो जमानती अपराध होगा पहली बार में, और 3 वर्ष या उससे ज्यादा का दंड है तो मामला अजमानती या नॉन बेलेबल रहेगा। ये कुल व्यवस्था सेकंड शेड्यूल में है। तो आपको फिर क्लियर कर दूं, यदि उस एक्ट में कोई प्रोविजन है बेल का, तो वो प्रिवेल करेगा। अगर एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल प्रिवेल करेगा, जो ये कहता है कि 3 साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती और 3 साल और उससे अधिक के अपराध अजमानती होंगे। मैं आपके सामने 15 ऐसे एक्ट रखूंगा जिसमें एक्ट में बेल के बारे में कुछ स्पेसिफिक कहा गया है, और 15 ऐसे एक्ट रखूंगा जिनमें स्पेसिफिक नहीं कहा गया है, सेकंड शेड्यूल अप्लाई होता है। तो इस तरह से 30 एक्ट में आपके सामने वो रख रहा हूं जो डे बाय डे में हमारे एडवोकेट्स के और हमारे जजेस को, हमारे मजिस्ट्रेट साहब को रोज काम में आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें सेक्शन 32 है। वो क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 31 का अपराध नॉन बेलेबल होगा, अजमानती होगा, तो ये प्रिवेल करेगा। क्यों कि सेक्शन 31 में सजा तो केवल 1 साल की है और 25,000 रुपये जुर्माना है। अगर सेकंड शेड्यूल की लाइट में देखें तो बेलेबल हो जाता है, लेकिन चूंकि एक्ट में प्रावधान बना दिया, सेक्शन 32 बना दिया कि यह ऑफेंस नॉन बेलेबल रहेगा। इसमें एक रूल 15 सब रूल 9 भी है। रूल 15 क्या कहता है? रूल 15 इस अधिनियम का है। वो ये कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय जमानत के बारे में विचार करें तो ये शर्तें लगा सकते हैं, जिसमें कई शर्तें दी है। शराब पीकर मारपीट नहीं करेगा, महिला के कार्यस्थल पर जाकर उसको नहीं धमकाएगा, घरेलू हिंसा कारित नहीं करेगा, समय पर मेंटेनेंस देगा, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी शर्तें हैं। तो मैं लर्नेड जजेस से और लर्नेड मजिस्ट्रेट से आग्रह करूंगा कि जब भी इस अधिनियम के तहत जमानत का लाभ दें, तब नियम 15 को भी ध्यान में रखें, और हमारे लर्नेड एडवोकेट भी ध्यान रखें कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं या पति पत्नी के विवाद हैं। इसमें कोशिश करिए कि न्यायालय से आग्रह करिए कि साहब नियम 15 की कोई शर्त लगा दीजिए, लेकिन एक्यूज को बेल का लाभ दे दीजिए, ताकि इनमें आगे समझौते की संभावना बनी रहे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, 18 साल से कम के बच्चों के साथ जो घृणित अपराध होते हैं उनके बारे में अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। सेकंड शेड्यूल लागू होता है, और सारे अपराध जो आपके सामने उल्लेखित है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक, सभी में 3 साल या उससे ज़्यादा की सजा है, सारे नॉन बेलेबल है। लेकिन ये एक्ट मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि इस एक्ट में आपको जमानत देने से पूर्व प्रोसिक्यूटर्स को सुनना आवश्यक है। तो मैं सारे स्पेशल जज जो भी पॉक्सो के, उनसे आग्रह करूंगा कि सारे थाना प्रभारियों को, जो भी उनके थाने लगते हैं, उनको एक सर्कुलर जारी कर दें कि जब भी एक्यूज को मैं डायरी पेश किया जाए तो प्रोसिक्यूटर्स को उसकी सूचना दी जाए कि एक्यूज को इस दिनांक को इस समय में इस न्यायालय में पेश किया जाएगा। यदि आपको जमानत के बारे में कोई आपत्ति हो तो आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं पेश होकर। कई विद्वान ये कह सकते हैं कि हम ये कैसे एंटिसिपेट कर लें कि जमानत आवेदन लगेगा ही,
तो सामान्य नियम यह है कि जब भी केस डायरी में एक्यूज पेश की जाती है, साथ में बेल आवेदन आ जाता है। कुछ केसेस में नहीं आता है तो वहां प्रोसिक्यूटर से यदि आ भी गई है तो अपना पक्ष रख सकती है कि जब भी बेल का आवेदन आए मेरी ये आपत्तियां हैं, उसको लीगल एड भी दिलाई जा सकती है। ऐसा करने से ये होगा कि बेल पर आप त्वरित रीति से विचार कर सकेंगे और जो आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स है प्रत्येक नागरिक का, तो उसका भी उसमें हम पालन कर सकेंगे, उसकी भी सुरक्षा की जा सकेगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसकी सेक्शन 151B वो ये कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी धारा 135 से 140 और धारा 150 के अपराध नॉन बेलेबल होंगे। और इस प्रावधान से क्या स्पष्ट होता है, 141 से 143 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और 146 ये बेलेबल होंगे। तो ये इस एक्ट में विशेष प्रावधान है। आर्म्स एक्ट में बेल की कोई व्यवस्था नहीं है, सेकंड शेड्यूल प्रिवेल करेगा। जनरली धारा 25 के अपराध आते हैं, धारा 27 के आते हैं, उन सब में 3 साल या उससे ज़्यादा की सजा, नॉन बेलेबल है वो। कई हमारे विद्वान धारा 37 आर्म्स एक्ट है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये उनका ये मानना रहता है कि सेक्शन 37 में जब पुलिस ही बेल पर छोड़ सकती है तो ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अमर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 SCC ऑनलाइन, इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि सेक्शन 37 ये नहीं कहता है कि आर्म्स एक्ट के अपराध जो जमानती हैं, जमानत के बारे में सेकंड शेड्यूल ही प्रिवेल करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसका सेक्शन 8 है। वो सेक्शन 8 क्या कहता है कि अधिनियम के सारे अपराध अजमानती होंगे, उसमें कुछ भी सजा वो नहीं देखना है। दहेज प्रतिषेध का मतलब जो है नॉन बेलेबल मानेंगे हम, लेकिन ये भी जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। SC/ST एक्ट, काफ़ी चर्चा चली इस एक्ट की। इसमें भी अधिनियम में जमानत की कोई व्यवस्था नहीं है, सेकंड शेड्यूल प्रिवेल करता है। लेकिन इसका सेक्शन 15A एक नया जोड़ा गया है अमेंडमेंट से, उसमें यह कहा गया है कि जब भी SC/ST एक्ट में बेल दें तब आपको पहले कंप्लेनेंट को सुनना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं यह आग्रह करूँगा कि हमारे जितने स्पेशल जज हैं वो अपने जो है थाने पर ये इस तरह के परिपत्र जारी कर सकते हैं कि एक्यूज को जब भी पेश किया जाए कंप्लेनेंट का नोटिस उसमें तामील करके लगाया जाए कि इस एक्यूज को आज पेश किया जाएगा, इसकी बेल पर भी सुनवाई हो सकती है, आप अपनी आपत्ति रख सकते हैं। इसका भी कारण यही है कि कई अपराध ऐसे रहते हैं 341, 323, 506 और साथ में धारा 3 लगी रहती है। ऐसे बेलेबल ऑफेंस के साथ धारा 3 लगी रहती, छोटे मोटे विवाद होते हैं। लेकिन चूंकि फरियादी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, इसलिए इस अधिनियम में अपराध आ जाता है। वो उसके जाति सूचक शब्द कहे गए होते हैं, उसमें आ जाता है। तो इस कारण यदि हम पहले से नोटिस कर देंगे तो कई ऐसे मामले हैं जो तत्काल जिनमें बेल सुन लेना चाहिए, उनमें सुनवाई शीघ्र हो सकेगी, ऐसा मेरा आग्रह है। एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 ये कहता है कि कमर्शियल क्वांटिटी या वाणिज्यिक मात्रा में यदि मादक पदार्थ किसी अभियुक्त से बरामद होता है तो उसे जमानत पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन को आवेदन के विरोध करने का अवसर दे दिया गया हो और न्यायालय को प्रथम दृष्टया समाधान हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान वो अपराध नहीं करेगा। तो जमानत के रहने के दौरान अपराध नहीं करेगा, इसकी हम शर्त लगा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन को विरोध का अवसर दे सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी हम ये फाइंडिंग दें कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है, ऐसा हमको समाधान होता है, तभी आप कमर्शियल क्वांटिटी में बेल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। 2 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने हैं, राजेश वाली 2020 सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट स्टेट ऑफ केरला विरुद्ध राजेश और रतन मलिक का पुराना मामला, दोनों में यह कहा गया है कि सेक्शन 37 का राइडर दंड प्रक्रिया संहिता के राइडर के अतिरिक्त है, अर्थात जब तक इनमें उल्लेखित शर्तें पूरी नहीं होती तब तक आप कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में बेल नहीं देंगे। एनडीपीएस एक्ट के जो स्मॉल क्वांटिटी के मामले हैं उसमें क्या होगा, मीडियम क्वांटिटी के मामले उनमें क्या होगा। तो स्मॉल क्वांटिटी के मामले और मीडियम क्वांटिटी के मामलों में सेकंड शेड्यूल लागू होगा, जैसा आपके सामने शरद केवट वाला मामला, अजीज वाला मामला, मिनी कादिम वाला मामला फ्लैश हो रहा है। तीनों में यह कहा गया है कि मीडियम क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल लागू होगा और उसको देखते हुए आप बेल देंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसकी सेक्शन 77B ये कहती है कि 3 साल तक के सारे अधिनियम के अपराध जो है दंडनीय अपराध वो बेलेबल है, बाकी सब नॉन बेलेबल। ये शेड्यूल से हट के है। सेकंड शेड्यूल में क्या कहा, 3 साल से कम के दंडनीय अपराध जमानती है या 3 साल तक के को जमानती बताया गया है।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या जैव विविधता अधिनियम, इसमें भी सेक्शन 58 है जो कहती है कि अधिनियम के सारे अपराध अजमानती होंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें सेक्शन 51(1)(b ये बेलेबल है, बाकी सारे नॉन बेलेबल है। मकसूरुल्लाह का मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है, 2020 लॉसूट, और पंजोश पारदी, ये दो मामले आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। मंसूरुल्लाह वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में मामले में सेकंड शेड्यूल लागू होता है और नॉन बेलेबल है। हालांकि पंजोश वाले मामले में इनको बेलेबल बताया गया है, लेकिन वहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर जानवर का मांस उससे बरामद हुआ था, ये इसमें तथ्यों की भिन्नता थी। जेजे एक्ट में सेक्शन 12 बना हुआ है, तो जब भी जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोर्ड के सामने पेश होता है तो धारा 12 लागू होती है जेजे एक्ट की। धारा 12 क्या कहती है कि चाहे अपराध जमानती हो या अजमानती हो, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जब तक कि उसका मामला इन 3 अपवादों में नहीं आता हो। पहला अपवाद क्या है कि यदि इस जुवेनाइल को जमानत पर छोड़ा गया तो इसको शारीरिक, मानसिक और नैतिक खतरा उत्पन्न हो जाएगा, या इसको जमानत पर छोड़ा गया है तो ज्ञात अपराधियों के सहचर्य में आ जाएगा, या जमानत पर छोड़ा गया तो न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। इन 3 में से कोई अपवाद मौजूद हो तो ही बेल खारिज करेंगे, अदरवाइज इसमें बेल मैंडेटरी है। और इन 3 अपवादों को प्रमाणित करने का भार भी अभियोजन पर डाला गया है। ईसी एक्ट, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें पहले सेक्शन 10A थी जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के अपराध जमानती होंगे, लेकिन 1974 में अमेंडमेंट करके बेलेबल शब्द हटा दिया गया। तो बेलेबल शब्द हट गया, अब क्या लागू होगा? सेकंड शेड्यूल लागू होगा, क्योंकि अधिनियम की वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। बलवंत विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी, हरिओम विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी, अरुण भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी, 3 जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। तीनों में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि ईसी एक्ट के जो अपराध हैं वो दंड के आधार पर उनमें जमानत पर विचार करेंगे। हालांकि राकेश कुमार का 5/9/2020 का एक जजमेंट आपके सामने वो भी फ्लैश हो रहा है, उसमें ये कहा गया कि ईसी एक्ट में जो है 74 का में जो है के अमेंडमेंट के बाद कोई नया अध्यादेश नहीं आया, इसलिए अपराध सारे जमानती हो गए हैं। लेकिन इसके पहले अरुण भारती वाला जजमेंट आ गया है जिसमें बलवंत, हरिओम सबको विचार कर लिया है और विचार करके व्यवस्था दे दी है कि ईसी एक्ट के मामले में सेकंड शेड्यूल लागू होगा। दंड की मात्रा के आधार पर अपराध जमानती अजमानती होंगे। एक्साइज एक्ट में सेक्शन 59 है, वो ये क्या कहता है? वो 2 बातें कहता है। एक तो एंटीसिपेटरी बेल इसमें मेंटेनेबल नहीं है, दूसरा 50 बल्क लीटर से ज़्यादा शराब के मामले या जहरीली शराब के धारा 49 के तहत दंडनीय अपराध हैं, उनमें जमानत तभी देंगे जब प्रोसिक्यूशन को सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो और प्रथम दृष्टया समाधान हो जाए कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं और जमानत पर रहने के दौरान अपराध नहीं करेगा उसकी भी शर्त लगा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन को अवसर भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको यह अभिलिखित करना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टया में इस बात से संतुष्ट हूं कि अपराध कारित नहीं किया है तो ही इसमें बेल दे सकते हैं। ये विधायिका का लगाया हुआ राइडर है और ये राइडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये भी जो है एग्जामिन हो चुका है। आपके 2 जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, उनमें इस बात पर भी विचार किया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, उसका सेक्शन 27 है, वो ये कहता है कि अपराध सारे ही अजमानती है, लिंग परीक्षण वाले जितने मामले हैं वो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें भी सारे अपराध जमानती हैं। सेक्शन 45 जो उसकी है उसको जरूर इस निकेश ताराचंद वाले मामले में असंवैधानिक करार दे दिया गया है, लेकिन सामान्यतः मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें रोहित टंडन वाले मामले में कहा कि ऐसे मामले में बहुत सतर्कतापूर्वक जमानत दी जाना चाहिए। ये 15 एक्ट मैंने आपके सामने वो रखे जिनमें एक्ट में ही बेल के बारे में कोई स्पेशल चीज कही गई है। अब मैं आपके सामने 15 वो एक्ट रख रहा हूं जो स्लाइड पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसमें अधिनियम में बेल के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जैसे जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, उसमें बेल के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, सेकंड शेड्यूल लागू होगा। 3 साल से कम का दंड है तो बेलेबल है, 3 साल या उससे ज्यादा तो नॉन बेलेबल है। कॉपीराइट एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, एनआई एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट,
पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, रेलवे एक्ट। ये 15 एक्ट मैंने आपके सामने वो रखे जिनमें सेकंड शेड्यूल लागू होगा, और जहां जहां कुछ राइडर है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में नीचे सेक्शन 5 दिया हुआ है कि प्रोसिक्यूशन को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो मैंने 15 एक्ट आपके सामने वो रखे जिसमें सेकंड शेड्यूल लागू होता है, 15 वो रखे जिसमें अधिनियम में कोई व्यवस्था है। निश्चित रूप से आप इससे समझ चुके होंगे कि जब भी स्पेशल एक्ट का कोई केस किसी भी एडवोकेट महोदय के पास आए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल लागू हो रहा है या एक्ट में कोई व्यवस्था है। यदि एक्ट में व्यवस्था है तो वो प्रिवेल करेगी, नहीं तो सेकंड शेड्यूल लागू होगा और 3 साल से कम के सभी अपराध जमानती होंगे। इसी तरह से ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन भी आपको ऐसे ही करना है कि मामला ईसी एक्ट या इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का है, अपराध में इतनी सजा है जो सेकंड शेड्यूल लागू होगा, क्योंकि सेक्शन 10A में बेलेबल शब्द को विलोपित कर दिया गया है। ये न्याय दृष्टांत है, जमानत का लाभ दिया जाए। एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है तो उसके अनुरूप अपना मामला रखना चाहिए, ड्राफ्टिंग करना चाहिए। परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? एडीजे लेवल पे सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के बार के बारे में, सेक्शन 18 SC/ST एक्ट के बार के बारे में ये प्रश्न बन सकते हैं। ये विशेष अधिनियम के बारे में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है। लीगल, पैरालीगल वॉलंटियर या लीगल एड से जुड़े लोगों का क्या रोल है? उनकी भूमिका भी ये है कि जब भी आप विधिक साक्षरता शिविर में जाएं, स्पेशल एक्ट के बारे में बारी बारी से एक एक एक्ट करके सारे नागरिकों को अपने अधिकारों से अवगत कराएं। देखिए स्लाइड पर फ्लैश हो रहा है, अब तक मैं बेल नॉट जेल की सीरीज में ये 5 वीडियो आपके सामने रख चुका हूँ, और आज ये 5वां और अंतिम वीडियो जिसमें बेल की सीरीज समाप्त हो रही है। तो बेल नॉट जेल या जमानत के कानून को समझने के लिए अगर ये 5 वीडियो, जिस जमानत को आपको समझना है उसके वीडियो में जाइए, उसको करिए आप। लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास के नाम से आप यूट्यूब में जैसे ही सर्च करेंगे आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं इसके पहले क्लेम केस के बारे में 6 वीडियो बना चुका हूँ, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, उनको भी आप देखना चाहें तो इसी साइट पर जाके मेरे वो 6 वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें समय पर मेरे अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आने वाले वीडियो में मैं टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बारे में, माल की सुपुर्दगी के बारे में, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बारे में और ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उपस्थित रहूँगा। आपसे आशा है कि आपको जो उनको सुनेंगे उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक मेरे सारे वीडियो को सुना और उनको पसंद किया। ये आज स्पेशल एक्ट के वीडियो से भी आपको स्पेशल एक्ट की बेल की व्यवस्था की जानकारी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।